गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। आज हम नमक चैप्टर का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपने दो भागों में किस प्रकार से इस चैप्टर में भारत पाक विभाजन के बाद लोगों की जो मानसिक स्थिति थी उसको प्रकट किया गया है। लेखिका ने ये दर्शा दिया है कि किस प्रकार से एक देश के लोग दूसरे देश में जाकर बसने के बाद भी अपने देश की भूमि को दिल से याद करते हैं। इस कहानी में लेखिका ने भारत पाक विभाजन के बाद सीमाओं के दोनों ओर बसे लोगों की मानसिकता को दर्शाया है। सफिया पाकिस्तान लाहौर में अपने भाइयों से मिलने जाने वाली थी। वह एक सिख बीबी से मिली जो उसे अपने माँ के समान लगी थी। विभाजन के बाद सिख बीबी भारत में रह रही थी, लेकिन लाहौर को ही वह अपना वतन समझती है। जब कभी लाहौर की चर्चा होती है तो वहाँ की यादों में खो जाती है। उसने सफिया को लाहौरी नमक लाने के लिए कहा और सफिया 15 दिनों तक जो लाहौर में रुकी, लेकिन चलते समय उसके मन में नमक को साथ ले जाने की जो ललक थी उसको वह दबा नहीं पा रही थी, क्योंकि सरहद के पार नमक ले जाना गैर कानूनी था। लेकिन सफिया उसे कोई सोना चांदी नहीं मानती या स्मगलर की चीज़ नहीं मानती, और उसके भाव तो ये हैं कि कस्टम वाले भी तो इंसान ही होते हैं और वे इंसानी भावनाओं को अच्छी तरह समझते होंगे। भाई ने हालांकि विरोध भी किया, लेकिन सफिया नमक की पुड़िया अपने सामान में छिपा कर ले जाना चाहती थी। उसने अपना सारा सामान बांध लिया। दो चीज़ें जो बची थी, जिनमें एक तो किन्नू की टोकरी थी और दूसरी नमक की पुड़िया। सफिया को लगा कि इन दोनों को सरहद के पार ले जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। उसने निर्णय लिया कि वह नमक को फलों की टोकरी में छिपा कर ले जाएगी और वह यहाँ तक कि अपने शरीर में रख कर ले जाने के लिए भी तैयार है। अर्थात उस पुड़िया को वह किसी भी कीमत पर भारत ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन वह संभव नहीं हो पा रहा था। आज हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे बेटा कि किस प्रकार से उसने वह कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी। अर्थात उसने निर्णय लिया कि वह कीनुओं की टोकरी में, देखना इस चित्र में आप देखेंगे कि किस प्रकार से उसने नमक की पुड़िया एक हाथ में पकड़ी हुई है और साथ में ये कीनुओं को एक एक करके उसने खाली किया पहले बराबर में, और फिर इसके नीचे उस पुड़िया को छिपाया और ऊपर वो उसको ढककर ले जाना चाहती है। पुड़िया के इधर उधर आसपास और फिर ऊपर यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। अर्थात उसको बिल्कुल छिपा दिया, इधर उधर चारों तरफ उसके कीनुओं का ढेर लगा करके, और इस प्रकार से वह पुड़िया जो है पूर्ण रूप से छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ जोड़े नहीं झाड़े। आश्वस्त का मतलब उसने अपने मन में ये हो गया कि अब मैं कीनुओं को मैं छिपाकर इस पुड़िया को ले जा सकूंगी। अर्थात उसे भरोसा हो गया था। हाथ झाड़े, उसने अपने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया। उसने सूटकेस है वो पलंग के नीचे खिसका दिया। सूटकेस जिसमें उसने कपड़े अपने जचा लिए थे। टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी। जो टोकरी उसको ले जानी थी, कीनुओं की टोकरी, उसको पलंग के सामने सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। अर्थात चादर जो होती है वो ओढ़ ली उसने बेटा। उसने अब ये सोच लिया कि कल किस प्रकार से पूरी तैयारी के साथ में, देखना इस चित्र में भी आप, एक तरफ बक्सा रखा हुआ है, सूटकेस रखा हुआ है, ऊपर जो है देखना पलंग के सिरहाने जो रखी है उसने टोकरी ये रख ली, और यहाँ पर ऊपर जो बिस्तरा है वो रखा है। तो ये तैयारी कर ली है उसने पूरे सामान की ले जाने के लिए, भारत आने के लिए। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे, 1:30 बज चुके थे रात के। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी रात थी।
देखना रात को करीब 1:30 बजे वह ही है, इसी सोच विचार में जब उसने इनको सामान को पैक किया था बेटा। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्ष लटका रहा था। ठीक है, उसकी खिड़की के पास ही एक चंपा का पेड़ घना जो था वो छाया हुआ था और उसकी पत्तियां जो है उसका दृश्य नजारा अक्ष जो होता है आईना या परछाई लहरा रही थी उनकी पत्तियों की। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट तो दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़। रात के समय जो दृश्य उसने देखा, जो आवाज़ें उसे आ रही थी, तो किसी की खांसी की दबी हुई आवाज़, तो किसी कोई कुत्ता भौंक रहा था या रोने की आवाज़ में, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। इस प्रकार से ठीक 1:30 बजे यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे। पाकिस्तान में उसके 3 सगे भाई रह रहे थे। बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, अर्थात उसको चाहने वाले उसके अपने दोस्त थे। बाप की कदर थी, कबर थी। नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान क्यों रहती हैं। अर्थात छोटे छोटे जो बच्चे थे, बाल बच्चे थे बेटा, भतीजे और भतीजियाँ थी, उसके भाई के लड़के और लड़कियाँ थी, वे उससे बड़ी ही कोमल आवाज़ में पूछते कि उसको फूफी जान कहते कि आप हिंदुस्तान क्यों में रहती है, आप यहीं क्यों नहीं रह जाती, जहां हम नहीं आ सकते, अर्थात ऐसी जगह पे जहां हमारा आना जाना नहीं हो सकता। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए, 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी। अर्थात उसने कहा कि उन बच्चों ने देखना, छोटे छोटे बाल जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वे किस प्रकार से उन्हें रोकना चाहते हैं और उसे ये ये कहते हैं कि किसी प्रकार से वो हिंदुस्तान में रह रही है जहां हम ऐसे स्थान पे जहां हम आ जा नहीं सकते। कल वह लाहौर से चली जाएगी, अर्थात वह लाहौर से अब वो जाने वाली है भारत में, हो सकता है साल भर बाद फिर आए, अर्थात हो सकता है कि साल भर में उसका फिर से आना हो जाए। ठीक है, और आगे क्या कहा है, 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती और यह भी हो सकता है कि अब कभी न आ सके। अर्थात ऐसे हालात हो गए थे, लोगों के आपस में जो तनाव था लोगों का वो बढ़ चुका था और एक दूसरे के प्रति जो, क्योंकि आजकल भी जो बेटा भारत और पाकिस्तान का जो तनाजा है, भारत या चीन का, इसी प्रकार से वो पाकिस्तान के साथ भी आज भी चल रहा है, क्योंकि वह अपनी जो छोटी या चुटीली हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसी कारण से हमारे जो संबंध है वो उनसे दरार पैदा करने वाले हैं, वे हमसे कड़वाहट वाले हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं उनसे दोस्ती करना, लेकिन वे दोस्ती की आड़ में दुश्मनी बढ़ाने को ज़्यादा अहमियत देता है। तो इस प्रकार से छोटे बच्चों ने भी उसको यहाँ तक कि कह दिया कि आप ऐसे देश में क्यों जा रही हैं, क्यों रहती हैं जहां हम आ जा नहीं सकते। और अब तो लास्ट में ये भी कह दी कि हो सकता है वो उसका आना यहाँ कभी न हो सके। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी थी, क्योंकि रात का समय हो गया था बेटा, 1:30 बज चुका था, 2 बज चुके थे और नींद का समय हो गया था। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूध या आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए, यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जिला लाहौर ही है। अर्थात उसने उसके दिमाग में रह करके वे सभी चीज़ें फिर से प्रकट होने लगी थी कि किसी प्रकार से एक सफ़ेद दुपट्टे का दूध यहाँ चल रहा था, उसे दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ पर उसको याद आती है अपने बीते दिनों की। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आस पास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौलेश्वरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे 2 बेजान परछाइयाँ हों। अर्थात वे उस
यादों में खो जाती हैं, जहां उसे फिर से दोबारा आने में कठिनाई होगी। उस समय पर उस जगह पे उसको फिर से आना जो नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि वो उनकी यादों में खोई हुई हैं, जहां उन्होंने बचपन में कहानियों में सुना था। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि वो जो है आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जो उधेड़ बुन जो उसके मन में थी सरहद पार करने के लिए, उसे नमक की पुड़िया के बारे में सौपन में उसको सिख बीबी दिखाई दी, जो ये दिखाया था पहले कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें जो बंद हो रही थी, फिर उसे सफेद दुपट्टे का दूध यहाँ चल लहराता दिखाई दिया था बेटा। तो इसका मतलब क्या था कि उसको उस सिख बीबी की परछाई दिखाई देती है, उसकी यादें उसके सौपन में आने लगती हैं। और इस प्रकार से फिर क्या होता है, तो तुम कल चली जाओगी, हाँ अब कब आओगी मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। ठीक है, वो इसी प्रकार से क्या देखते हैं कि बेटा उसने जो दर्शाया कि वहाँ जो नींद के अंदर उसके सौपन में जो आया वो चीज़ें हैं सारी चीज़ें, और बाद में ये दर्शा दिया कि मालूम नहीं शायद अगले साल और शायद कभी नहीं। ये सभी चीज़ें उसकी भतीजा और भतीजी जो उसके भाई के लड़के और लड़कियां थी वो कह रही थी कि शायद आप अगले साल आए या कभी नहीं आ पाओगी। तो वे सभी यादें उसके मन में घूमने लगती हैं, याद आने लगती हैं। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे कीनू जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। अर्थात उसकी आंखें जो वो सपनों में खोई हुई थी, उसे लग रहा था कि वह मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ रही है। शुरुआत में उसको जो सपने में आया कि उसे एक पत्ती तोड़ी है जिस पे ओस जमनी शुरू हो गई थी, और वह ये था कि जो ठंडे कीनू थे बेटा उसके ऊपर उसका हाथ लग गया था नींद में करवट बदलते समय, और वे ठंडे जो कीनू थे उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। अर्थात इन दोनों की देशों के बीच में जो एक संपर्क, एक तरह की मेवा या मिष्ठान या मिठाई का रूप है, वो है उन कीनुओं के बारे में कहा। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी, अर्थात वह रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के लिए तैयार हो जाती थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफार्म पर टहल रहा था। वहां पर पहुंच जाती है वो वेटिंग रूम में, जहां अब वह गाड़ी के इंतजार में, और वहां पे उसने बताया कि दिल्ली तक का जो किराया था उसके भाई ने दे दिया था, और वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफार्म पर टहल रहा था। उस समय वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। अर्थात उसने उस टोकरी के बारे में, उस टोकरी पर जब उसकी निगाह गई जो हाथ में चाय की प्याली लिए हुए, तो सोच रही है, उसके दिमाग में एक ही बात आ रही है, कितने लोग प्लेटफार्म पर हैं, कितने लोग रेलवे स्टेशन पर हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी में जो छुपा हुआ सामान है वो केवल मैं ही जानती हूँ, नमक की पुड़िया जो कीनुओं के नीचे छुपी हुई है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई, और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। अर्थात उसको एक प्रकार से थोड़ा सा शकपका सा लगा, थोड़ा सा संकोच सा हुआ, झिरझिरी सी आई, और उसके मन में ये भावना जागी, मोहब्बत का यह तोहफा अर्थात प्यार का जो प्रेम से सिख बीबी ने उससे मंगाया था, वह उसे चोरी से नहीं ले जाना, मुझे कस्टम वालों को दिखा करके इसको मैं लेकर जाऊंगी। उसने ये फैसला किया था, क्योंकि
अब सामान जो है, पहले तो शुरुआत में वे स्टेशन पे पहुंच गए, लेकिन स्टेशन से जाते समय वे जैसे ही गाड़ी के लिए वेटिंग रूम से बाहर जाते हैं तो वहां पर जब सामान की चेकिंग होती है तब उसने एकदम ये फैसला किया था कि वह ये नमक की पुड़िया जो मोहब्बत का तोहफा है इसको कस्टम वालों को दिखाकर ले जाएगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में रख ली, अर्थात जो उसके हाथ में बैग था उसमें रख ली। उसने केनुओं से के नीचे जो टोकरी के अंदर छिपा ली थी पुड़िया उसको अब वहां से निकाल लिया था और अपने हाथ में रखे बैग में लिया था, उस जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। ठीक है, हैंडबैग छोटा सा बैग होता है जो अपने हाथ में रखा जाता है और उसमें उसका केवल पैसों का पर्स था और पासपोर्ट थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला, वो सामान जो उसके पास था वो कस्टम से होकर के, जहां कस्टम वाले थे, चेकिंग करने वाले थे, वहां से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी, कस्टम अधिकारी की ओर चल पड़ी। वह ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी, एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था केवल, और बाकी जगह जो है वो खाली हो चुकी थी। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद था उनका, दुबला पतला जिस्म था, शरीर था, खिचड़ी बाल थे, मिले जुले हुए, आंखों पर ऐनक थी, ठीक है, चश्मा था। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे मगर उन पर कुछ जच नहीं रही थी, अर्थात जो उनके बारे में उनका जो व्यक्तित्व उन्होंने बताया, जो पहनावा था उनका, उसके बल पर, और वह कस्टम अधिकारी लग नहीं रहा था, इस प्रकार की वर्दी में उसके बारे में बताया। सफिया कुछ हिचकिचा कर बोली, कुछ रुकावट से बोली, ठीक है, कुछ थोड़ा सा, क्या किया बेटा, थोड़ा सा शक पकाई वो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अर्थात वह किससे, कस्टम अधिकारी से पूछने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसने जो केनुओं में छिपी हुई टोकरी में, केनुओं की टोकरी में छिपी हुई जो नमक की पुड़िया थी उसको निकाल लिया था और उसे हैंडबैग में रख लिया था, और उसने अब यह निर्णय रख कर लिया था कि वह इसे छिपा कर नहीं बल्कि सबको दिखा कर लेकर जाएगी। और इस प्रकार से जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उसे एक जो साहब खड़े दिखाई देते हैं, ठीक है, जो कस्टम अफसर के रूप में वर्दी पहने हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वह उसे कुछ जच नहीं रही थी, उसके बारे में कहा और उससे वह कुछ पूछने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने नजर भरकर उसे गौर से देखा, किसको, सफिया को, सफिया को नजर भर करके गौर से ध्यान से देखा। क्या कहा, बोले फरमाइए, अर्थात बताइए क्या कहना चाहते हैं। उनके लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी, अर्थात उनके जो कहने का ढंग था, पूछने का जो ढंग था, उससे सफिया की हिम्मत बढ़ गई। आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, अर्थात उससे प्रश्न किया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बेटा ये पार्ट जो 3 है, इसका पार्ट 3 है, ये आज यही पूरा हम कर रहे हैं, और इस आधार पे हम देखेंगे कि 3 जो पार्ट किए हमने, उसमें तीसरा जो पार्ट है इसमें हमने पढ़ा आज कि उसने जो बताया कि सफिया के कुछ पर्सन जो आपने रफ कॉपी में लिखने हैं बेटा, छोटे पर्सन, सफिया के कितने भाई जो थे जो पाकिस्तान में रह रहे थे, सफिया के कितने भाई पाकिस्तान में रह रहे थे। अगला प्रश्न है, सफिया ने जब यह सामान पैक किया बेटा, जचाया, तो उस समय कितने बड़े बजे थे, उस समय कितने बजे थे। अगला प्रश्न है कि उसके भतीजी और भतीजियों ने, भतीजे और भतीजियों ने मासूमियत से क्या पूछा, उससे बड़ी मासूमियत से क्या पूछना चाहा। अगला प्रश्न है कि जब वह
लाहौर से चलने के लिए तैयार होती है तो उसके मन में कौन सा प्रश्न उठता है बेटा? उसके मन में कौन सा प्रश्न उठता है? अगला प्रश्न है कि उसकी आंखें अचानक क्यों खुल गई थी? उसकी अचानक क्यों खुल गई थी उसकी आंखें? अगला प्रश्न है कि उसके दोस्त ने किनुओं की टोकरी देते समय उनके बारे में क्या कहा था? किनुओं की टोकरी सफिया को देते समय उसके दोस्त ने क्या कहा था? अगला प्रश्न है, दिल्ली तक का किराया सफिया का किसने दिया था? दिल्ली तक का किराया सफिया का किसने दिया था? अगला प्रश्न है, जब उसने किनुओं की टोकरी की तरफ देखा तो उसके मन में क्या आया? उसके मन में क्या भाव जागृत हुए? अगला प्रश्न है कि अचानक उसने उस नमक की पुड़िया के बारे में क्या फैसला किया? अचानक उसने नमक की पुड़िया के बारे में क्या फैसला किया? अगला प्रश्न है, उसने नमक की पुड़िया को कहाँ रख लिया? किनुओं की टोकरी से निकालकर उसने नमक की पुड़िया को कहाँ रख लिया? अगला प्रश्न है, जो कस्टम अफसर की वर्दी पहने वहां उसको जो अधिकारी मिला उसका व्यक्तित्व कैसा था? उसका व्यक्तित्व कैसा था? इस प्रकार से ये प्रश्न बेटा आपको रफ कॉपी में नोट करने हैं इस तीसरे पार्ट के आधार पे। ठीक है, थैंक यू बेटा।